हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन। तो अपने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में। ओके, हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया है कि प्रोटीन्स होते क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं, और प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटर्नरी, इन सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज के क्लास में हमें पढ़ना है रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। ओके, रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो किस चीज़ के लिए दिया गया है। रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में है कि प्रोटीन का जो आपका अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आता है, बीटा शीट स्ट्रक्चर आता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर आता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके प्रोटीन्स के, वो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं, क्या कन्फर्मेशन है, क्या सारी बातें हैं, यही सारी बातें आपके रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर बताई गई हैं। ठीक है, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ऑल दो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, नीट में मैंने इसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखा है, और वो भी ये कि रामाचंद्रन प्लॉट किस चीज़ के स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सीधी बात है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देखिए, अगर हम बात करें रामाचंद्रन प्लॉट की, तो किसने दिया था? GN रामाचंद्रन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रोटीन के फील्ड में बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के फील्ड में। ओके, और इसके बाद उन्होंने अपने स्टडीज़ के बाद हमें रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बताया। इनके बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। आपके NCERT का ये स्क्रीनशॉट है। ओके, देखिए, अगर मैं बात करूं तो GN रामाचंद्रन, एन आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। ठीक है, एक स्कूल है, नेम इज़ मद्रास स्कूल। उन्होंने किस चीज़ के लिए है? बायोपॉलीमर के कन्फर्मेशनल एनालिसिस के ऊपर ये स्कूल है, और इसके फाउंडर कौन है? आपके GN रामाचंद्रन है। ठीक है, इनकी जो डिस्कवरी थी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन की, जो कि पब्लिक हुई थी नेचर में 19। नेचर इज़ आप समझिए कि नेचर क्या है, वो एक साइंटिफिक जर्नल है। ठीक है, उसके अंदर उनकी कोलेजन की ट्रिपल हेलिक्स मॉडल जो है वो पब्लिश हुई थी, और इन्होंने इस कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स मॉडल के स्ट्रक्चर का अलाउड कन्फर्मेशन देख के बताया था प्रोटीन का, और उस अलाउड कन्फर्मेशन को उनके किसके थ्रू बताया था? रामाचंद्रन प्लॉट के थ्रू बताया था। तो इसी रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर कैसे कैसे अलाउड होता है। ठीक है, कुछ और बातें हैं रामाचंद्रन के बारे में, जैसे कि वो बॉर्न हुए थे अक्टूबर 8 में। ठीक है, अक्टूबर 8 1982 में कोचीन शहर में। ओके, इनके जो फादर थे वो एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। ठीक, और जो रामाचंद्रन है उनका हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है शेप्स वगैरह के बारे में, इसीलिए इन्होंने ग्रेजुएशन किया 1942 में, और अपने कॉलेज में टॉप किया। बहुत सारी बातें इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम डायरेक्टली स्विच करते हैं रामाचंद्रन प्लॉट के ऊपर कि आखिर रामाचंद्रन प्लॉट से आप किस तरीके से प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर पाएंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो देखिए, हमें क्या करना होगा, जब भी आप किसी प्रोटीन को देखते हैं, लेट्स से मैं आपको एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर नॉर्मली कैसा देखा है, जैसे यहाँ आप बना लीजिए NH2, ठीक है, CH, ये आपका वेरिएबल R ग्रुप, ठीक, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O, OH। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोटीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने जब अमाइनो एसिड पढ़ा था, ये नॉर्मल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, जब हमने अमाइनो एसिड पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो कार्बन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। अगर आपने अमाइनो एसिड के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका अल्फ़ा कार्बन है, और इस अल्फ़ा कार्बन से आपके 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन से? एक अमीनो ग्रुप, ठीक है, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक, उसके बाद आपका एक R वेरिएबल ग्रुप, ओके, एंड लास्टली आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है, एंड दिस इज द अल्फा कार्बन। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो बॉन्ड आपके अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। देखिए, ये वाला जो आपका अल्फा कार्बन है, ठीक है, ओके, और आपका C डबल बॉन्ड O है,
इसके बीच में ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम बोलते हैं साई एंगल। ठीक है, ओके। रामाचंद्रन प्लॉट को पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा साई और फाई क्या है। तो सी अल्फा, अल्फा कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कार्बन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाई एंगल। ठीक है, ओके। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मली फाई का रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। ठीक है, दिस इज द फाई। और कार्बोक्सिलिक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो एंगल होता है, अगर हम एक प्रोटीन पेप्टाइड चेन की बात करें, तो कार्बोक्सिलिक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओमेगा। ओके, ठीक है। और अल्फा कार्बन, ठीक, अल्फा कार्बन और आपके NH2 ग्रुप के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फाई। इस तरीके से फाई को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो ये जो एंगल हो गया आपका, ये कौन सा हो गया? ये हो गया आपका फाई। और ये जो एंगल हो गया, ये कौन सा हो गया? ये हो गया साई। दोनों एंगल समझ में आए, फाई और साई। ओके, देखिए, तो अगर आप एक पॉलीपेप्टाइड का चेन देखेंगे तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन जो मेन कार्बन होता है, जो मेन चेन होता है, उसमें नाइट्रोजन और सी अल्फा के बीच में और सी अल्फा और कार्बन के बीच में आपको बॉन्ड देखने को मिलेंगे। और वो बॉन्ड क्या करते हैं? उन बॉन्ड्स के अंदर फ्री रोटेशन होता है। जैसे ये सी अल्फा और यहाँ आप नाइट्रोजन लिख लीजिए, सी अल्फा और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड, इसमें भी फ्री रोटेशन होता है। और सी अल्फा और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का बॉन्ड, इसमें भी क्या होता है? फ्री रोटेशन होता है। इस रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसकी मदद से? फाई और साई की मदद से। ठीक है, सी अल्फा और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को हम फाई की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द सिंबल। और सी अल्फा और कार्बोक्सिलिक कार्बन के बीच के बॉन्ड रोटेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई की मदद से। ओके, दिस आर द बॉन्ड रोटेशन जो कि फ्रीली रोटेट हो सकते हैं। ये जो बॉन्ड्स आपके बने हुए हैं, ये बॉन्ड्स कैसे हैं? ये बॉन्ड्स आपके फ्रीली रोटेशन करने वाले बॉन्ड है, फिक्स बॉन्ड नहीं है। ठीक है ना, ओके। अब ये दोनों बॉन्ड अगर आपको समझ आ गया तो चलिए आगे देखते हैं। GN रामाचंद्रन ने क्या किया था? यूज़ किया था कंप्यूटर मॉडल्स का। ओके, कंप्यूटर मॉडल्स का इस्तेमाल किया था। छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स के चेन लिए थे उन्होंने और उसके ऊपर कंप्यूटेशनल वर्क किया। ठीक है, जो कंप्यूटेशनल वर्क करते हैं उसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं इन सिलिको वर्क। व्हाट इट इज़ नोन एज? इट इज़ नोन एज इन सिलिको वर्क। ठीक है, तो उन्होंने कंप्यूटेशनल इन सिलिको वर्क किया छोटे छोटे पेप्टाइड के चेन्स को लेके। और उन पेप्टाइड्स के चेन में जो फाई और साई एंगल थे उनको उन्होंने चेंज किया और चेंज कर करके एक स्टेबल कन्फर्मेशन निकाला। ठीक है, जब स्टेबल कन्फर्मेशन निकाला तो हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़े हैं? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ा है, बीटा प्लीटेड शीट पढ़ा है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ठीक है, यही तो कन्फर्मेशन स्टेबल्स होते हैं। इसके अलावा टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ा है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पढ़ा है। ये सारे हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। तो उन्होंने फाई और साई के एंगल को क्या किया? वेरी किया। फाई और साई कौन सा एंगल है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ देखिए, सी अल्फा और नाइट्रोजन के बीच का जो रोटेटेड बॉन्ड है उसको हम साई बोलते हैं। और सी अल्फा और कार्बोक्सिलिक कार्बन के बीच का जो रोटेशन वाला बॉन्ड है उसको हम साई बोलते हैं। तो इन दोनों बॉन्ड एंगल्स को उन्होंने चेंज किया और चेंज कर करके क्या किया? चेंज कर करके उन्होंने फाइंड आउट किया कि हम स्टेबल कन्फर्मेशन जो है वो फाई और साई के किस वैल्यू पे हमें स्टेबल कन्फर्मेशन मिलेगी। मतलब ये जो हमें कन्फर्मेशन देखने को मिल रही है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट, ये सारे जो कन्फर्मेशन आ रहे हैं वो कितने एंगल के रोटेशन पे आ रहे हैं, साई और फाई की किस वैल्यू पे आ रहे हैं। ठीक है, हर एक कन्फर्मेशन के लिए उन्होंने स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से एग्जामिन किया। ओके, और एग्जामिन करने के बाद एटम्स के स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने के बाद उन्होंने ये बात बताई। ठीक है, जो प्रोटीन के अंदर जो एटम्स थे उनको उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया? उनको उन्होंने हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीट किया। जैसे हमने अभी देखा था ना कि आपके जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो भी आपके एटम्स लगे हुए हैं, जो नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, आर ग्रुप में जो एटम्स हैं, उन सारे एटम्स को उन्होंने कैसे ट्रीट किया? हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीट किया। और उसके डायमेंशन को देखा, उसके वंडर वॉल रेडियाई को निकाला और उसके बीच में जो फाई और साई एंगल्स थे उसके बारे में उन्होंने बताया। और फिर बोला कि जब एटम्स कोलाइड करते हैं तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी
ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है तो कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, कभी कभी जो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है तो उस तरीके के स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं हो पाते हैं, डिपेंडिंग कि आपका आर ग्रुप कैसा है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको एक और बात समझनी पड़ेगी कि वंडर वॉल रेडियाई क्या होता है। तो वंडर वॉल रेडियाई क्या होता है? 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? वंडर वॉल रेडियाई बोलते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यू कैन सी, ये क्या है? ये आपका एक एटम है, ठीक है, ये आपके एक एटम है और ये भी आपका एक एटम है। ओके, और ये दोनों एटम्स आपस में क्या है? दे आर नॉन बॉन्डेड, बॉन्डिंग तो नहीं हुई है इनके बीच में, दे आर नॉन बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है, दो नॉन बॉन्डेड एटम के रेडियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम वंडर वॉल रेडियाई बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आपके रामाचंद्रन जी ने, उन्होंने इस वंडर वॉल रेडियाई का इस्तेमाल किया और उन्होंने फिर साई और फाई एंगल्स जो थे उनको देखा और देखने के बाद ये जो आपका प्लॉट है, ये जो आपका प्लॉट है, इस प्लॉट को दिया। ठीक है, इस प्लॉट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। इस प्लॉट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इधर आपकी फाई की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, नीचे में, और यहाँ पे आपकी साई की वैल्यू दी हुई है। दोनों में कितनी वैल्यूज़ ली उन्होंने? वैल्यूज़ -180 डिग्री से लेके +180 डिग्री तक ली है। ठीक है, यहाँ भी देखिए -180 से +180 डिग्री तक उन्होंने वैल्यूज़ ली हैं एंगल्स की। ठीक है, जो आपके फाई और साई बॉन्ड्स हैं उनका जो रोटेशन है वो -180 से 180 डिग्री तक होगा। तो किस समय पे कैसे कैसे बॉन्ड्स बनेंगे इसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को आप बेटर तरीके से देख लीजिए। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर इस स्ट्रक्चर से उन्होंने क्या कंक्लूड करके बताया था। देखिए, जब स्ट्रक्चर को देखा गया तो इन द अबव डायग्राम जो वाइट एरिया है, वाइट एरिया दिख रहा है ना आपको डायग्राम में बहुत सारा, वो जो वाइट एरिया है वो करस्पॉन्ड टू कन्फर्मेशन वेयर एटम्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स कम क्लोजर देन द सम ऑफ द वंडर वॉल रेडियाई। ठीक है, यहाँ पे ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? बताया गया है कि इस वाइट एरिया में जो एटम्स हैं वो क्या हुए हैं? उनके वंडर वॉल रेडियाई से भी काफ़ी क्लोज में आ गए हैं। ठीक है, तो चूंकि जब एटम्स वंडर वॉल रेडियाई से भी काफ़ी क्लोज में आ जाएंगे तो उनके बीच में तो कोई बॉन्ड्स नहीं होंगे, वो कन्फर्मेशन फिजिबल ही नहीं होगा। तो इसीलिए जितना भी वाइट एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ना अल्फा हेलिक्स, ना बीटेड प्लीटेड शीट, कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन फिजिकली पॉसिबल है ही नहीं। ओके, बहुत ज़्यादा एटम्स को हम एक दूसरे में घुसा तो नहीं सकते हैं, तो उसके लिए ये वाला जो कन्फर्मेशन है, वाइट वाला जो एरिया दिखाया गया है, इसमें आपको ये दिखाया गया है कि अगर एंगल्स साई और फाई के इतने इतने हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप देख लीजिए, तो आपका कोई भी स्ट्रक्चर फिजिबल नहीं होगा जितना भी वाइट रीजन में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखिए और क्या बोला गया इससे। नेक्स्ट बात जो है वो बोली गई कि ये जो रीजन्स हैं, वाइट वाले रीजन्स, ये क्या होते हैं? हिस्टेरिकली डिसअलाउड होते हैं सारे के सारे अमीनो एसिड के लिए एक्सेप्ट ग्लाइसिन। वाइट वाला जितना भी रीजन है उसमें जो आपका साई और फाई का वैल्यू आएगा वो सारे अमीनो एसिड उस रीजन में नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही अमीनो एसिड आएगा, ग्लाइसिन। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन जो है वो बहुत ही सिंपल अमीनो एसिड है। अगर आप ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लाइसिन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ग्लाइसिन का होता है। ठीक, C+O OH, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके ग्लाइसिन का। तो यहाँ आप देख रहे हैं आर ग्रुप जो है वो बहुत ही छोटा है, हाइड्रोजन है सिर्फ आर ग्रुप में, तो ये क्या ही स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो चूंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपके वाइट वाले रीजन में फिजिबल होंगे। इसीलिए ग्लाइसिन जो है वो आपको क्या देखने को मिलते हैं? जितना भी वाइट वाला अलाउड रीजन है, डिसअलाउड रीजन है, उस रीजन में आपको सिर्फ ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं। और सिर्फ ग्लाइसिन पे तो कोई प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा, उसमें और भी प्रोटीन्स चाहिए। ठीक है, जो रेड रीजन है वो करस्पॉन्ड करता है उस कन्फर्मेशन में वेयर देयर आर नो स्टेरिक क्लेसेस। ठीक है, दैट इज दे आर अलाउड रीजन, नेमली द अल्फा हेलिक एंड बीटा शीट कन्फर्मेशन। ओके, चलिए मूव करते हैं। देखिए, ये जो रेड रीजन आपको दिखा रहा है, ओके,
ये वाला रीज़न, ये रेड रीज़न और ये रेड रीज़न, ये रेड रीज़न जो है ये अलाउड रीज़न है, ठीक है। यहाँ साई और फाई की वैल्यू जो आएगी वो अलाउड रीज़न में आएगी। क्यों? क्योंकि जब इस रीज़न में, इस पर्टिकुलर रीज़न में आपकी साई और फाई की वैल्यू आएगी तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इस रीज़न में आपको इस तरीके के अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये वाला जो रीज़न है इसके अंदर आपको बीटा पैरेलल और एंटी पैरेलल शीट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे इस तरीके से। समझ आ रही है ना बात? तो ये इस पर्टिकुलर रीजन में जो आपकी साई और फाई की वैल्यू है वो अलाउड रीजन में आती है और उसमें आपके प्रोटीन के ये सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो येलो रीजन है वो क्या डिपिक्ट करता है। जो येलो एरिया है आपके ग्राफ का, येलो एरिया ये शो करता है अलाउड रीजन इफ स्लाइटली शॉर्ट वंडर वॉल रेडियाई आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन। अगर आप क्या करेंगे, छोटे वंडर वॉल रेडियाइज को लेके कैलकुलेशन करेंगे तो येलो वाले जो पोर्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। दिस ब्रिंग आउट एन एडिशनल रीजन विच करस्पॉन्ड टू द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। और येलो वाले स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स जो है वो देखने को मिल रहा है हियर, ठीक है। क्या देखने को मिल रहा है, ये एक अलाउड रीजन होगा, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब देखने को मिलेगा, जब आपके वंडर वाइल रेडियाइस आपस में क्या होंगे, काफ़ी क्लोज होंगे। तो ये नॉर्मली तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स हमें जनरल देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका कन्फर्मेशन पॉसिबल है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बन सकता है जब आपकी साई और फाई की वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज में आएगी तब, ठीक है। जब साई और फाई की वैल्यू, जैसे मान लीजिए फाई की वैल्यू आपकी 160 के आसपास हो, ठीक है, प्लस में, और साई की वैल्यू प्लस में आपकी 150 के आसपास हो, तब ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल है। ऑल्दो नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मली राइट हैंडेड हेलिक्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बातें करते हैं। इसके अलावा जो आपका वंडर वॉल रेडियस है वो ये दिखाता है कि एल अमाइनो एसिड, जितने भी एल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्सटेंडेड रीजन ऑफ लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स को फॉर्म करते हैं, नहीं फॉर्म करते हैं, और इंडिविजुअली कन्फर्मेशन इनका आपको देखने को मिलेगा। ये रेजिड्यूज जो हैं ये यूजुअली कौन से होते हैं, ग्लाइसिन होते हैं, या फिर एस्परजिनीन या एस्पार्टिक एसिड भी हो सकते हैं क्योंकि उनका साइड चेन थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं मेन चेन के साथ। ओके, इतनी बातें हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बात है, जो डिसअलाउड रीजन है, मतलब जो आपको वाइट वाला रीजन दिख रहा है वो जनरली किस वजह से है, वो रीजन डिसअलाउड क्यों है। डिसअलाउड रीजन जनरली इन्वॉल्व स्टेरिक हिंड्रेंस। डिसअलाउड रीजन में क्या है, बहुत सारे स्टेरिक हिंड्रेंस हैं, साइड चेन बीटा मिथाइलिन ग्रुप की वजह से और मेन चेन की वजह से। वहाँ पे आर ग्रुप में बहुत बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स लगे हैं जिसकी वजह से वो रीजन अलाउड नहीं हो रहा है और वहाँ पे आपको अल्फ़ा, बीटा या किसी भी तरीके के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ग्लाइसिन में कोई भी साइड चेन नहीं होता है, इसीलिए उसके फाई और साई एंगल अडॉप्ट हो जाते हैं सारे के सारे 4 क्वाड्रेंट्स में, और सबके अंदर आपको रामाचंद्रन प्लॉट के चारों क्वाड्रेंट में ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हेंस इट इज़ फ्रिक्वेंटली अकर्ड, इसीलिए ग्लाइसिन जो है वो फ्रिक्वेंटली देखा जाता है आपके प्रोटीन के सारे स्ट्रक्चर में। जबकि जो बड़े बड़े अमाइनो एसिड होते हैं जैसे कि आपके ग्लूटामिक एसिड हो गए, आपके ट्रिप्टोफैन हो गए, ये सारे जिसमें बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स लगे हैं वो आपको नॉर्मली स्ट्रक्चर्स में नहीं दिखाई देने को मिलते हैं क्योंकि उसके अंदर एक स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है और वो नॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो यही बातें हैं आपके किसके बारे में, रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में। आपको याद रखने वाली क्या बात है इसके अंदर, हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, तो याद क्या रखेंगे आप कि रामाचंद्रन प्लॉट में साई और फाई की एंगल्स पे, ठीक है, डिपेंडिंग साई और फाई का एंगल कितना है उस हिसाब से आपको 4 रीजन्स दिखाए गए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसअलाउड रीजन है। यहाँ पे सिर्फ ग्लाइसिन जिस अमाइनो एसिड के अंदर प्रेजेंट होंगे उसी के स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं, बाकी कोई नहीं। लेकिन बाकी 3 क्वाड्रेंट में आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ फाई
एंड साई, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा शीट देखने को मिलेगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों। सेकेंड क्वाड्रेंट में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स देखने को मिलेगा। ज़्यादा डिटेल में आपको ज़्यादा जो है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स आपको, इट इज़ नॉट द फिजिबल स्ट्रक्चर, लेकिन अगर इस एंगल पे आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आपको राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखेंगे, और याद रखेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट रामाचंद्रन ने दिया था, और इसमें इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के कन्फर्मेशन के बारे में बातें की थी, ठीक है ना। दैट्स ऑल गाइस, आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, एंड मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है आपको समझाने का। होप यू विल गेट व्हाट आर द थिंग्स। ये आपके रामाचंद्रन जी हैं, द ग्रेट साइंटिस्ट, जिन्होंने आपके रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में डिटेल में बताया था। हिज नेम इज GN रामाचंद्रन फ्रॉम 1992 टू 2001। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल की क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड स्टार्ट करेंगे। होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।